बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका होस्ट रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिस पे मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए तो फिर मेरी तमाम दोस्तों से हमेशा ये एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है कि आप किसी भी लोकल सॉलिसिटर को जाके मिलें, आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं या हमसे आके मिलना चाहें तो मोर देन वेलकम, ताकि हम आपको एक बेहतर एडवाइस कर सकें। इसके साथ साथ जो लोग हमारे सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं उनका शुक्रिया। ये प्रोग्राम लाइव होता है और इसके बाद ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी होता है, अगर आपने कुछ यहाँ पे सर्च करना हो या कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़े के बारे में। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो सितंबर 2020 या अक्टूबर 20 इस इनटेक में एडमिशन लेगा और उसके बाद वो अपनी बैचलर डिग्री या मास्टर या PhD जो भी अपनी कंप्लीट करेगा तो उसके पास राइट होगा कि उसको पोस्ट स्टडी वर्क फॉर 2 ईयर्स का वीज़ा ग्रांट होगा। ये उन लोगों के लिए है जो इस वक्त सितंबर अक्टूबर 2020 की इनटेक में एडमिशन लेंगे और जब भी उनकी डिग्री ख़त्म होगी, वेदर इज़ 1 ईयर, 3 ईयर्स और 2 ईयर्स, तो अपनी कंप्लीशन ऑफ डिग्री पे उनके पास राइट होगा कि वो विद इन अ कंट्री यहाँ से Tier 4 स्टूडेंट से PSW पे जा सकेंगे। और वो जो PSW वीज़ा होगा वो 24 मंथ यानी 2 साल का होगा और उसके अंदर आपके पास राइट होगा कि आप जॉब करें, बिज़नेस करें, लेकिन वो जो 2 साल का प्रोबेशन टाइम या पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होगा वो भी आगे स्विचेबल है फ्रॉम पोस्ट स्टडी वर्क से। अगर आप Tier 2 में जाना चाहते हैं या कोई भी सेटलमेंट रूट पे अगर आप यहाँ रहते हुए अपने आप को क्वालिफाइड कर लेते हो तो विद इन अ कंट्री आप पोस्ट स्टडी वर्क से अदर कैटेगरी में भी जा सकते हैं एज़ फार एज़ कि आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरे करते हुए हो। अब सवाल ये आता है कि जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए मेजर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोगों का जो सवाल था तो मैंने कहा कि आज का जो इंट्रो है इस पर करते हैं। अब पहली बात तो ये आती है कि जिन लोगों ने UK में स्टडी वीज़े पे आना है वो कहते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर एडमिशन अप्लाई करते हो या वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको ये एक चीज़ इस्टेब्लिश करना होगी कि आपने किसी इंस्टीट्यूट में यानी कि यूनिवर्सिटी में या इवन जो स्कूल्स हैं जो कि स्कूल लेवल की एजुकेशन के लिए आते हैं, आपने सबसे पहले एक रेलेवेंट या जो आपका इंटेंशन है कहाँ स्टडी करना चाह रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लेना है। अब सवाल आएगा कि एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस क्या है। ऑफ कोर्स आप पहले चूज़ करते हो आपका कोर्स क्या है, फिर आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपने जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन लिया। अब यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो भेजते हैं, साथ आप एक अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो लेटर है वो अपना भेजते हैं, जिसको CV बोलते हैं या कवर लेटर बोलते हैं, ये आप अटैच करेंगे। यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर देंगे और उसके बाद ऑफ़र लेटर के बाद उनकी फ़ीस पे करते हो एंड देन आपको एक कैश लेटर इशू होता है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी के लिए जो है ये कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडी जो सर्टिफिकेट है इसके इशू होने के बाद आप होम ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करते हो होम ऑफिस के अंदर। तो मोस्ट लाइकली अगर देखा जाए तो क्योंकि UK की जितनी भी इमिग्रेशन है अब वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, Tier 1 है, 2 है, 3, 4 एंड 5, और उसके अंदर क्या आता है कि आपको वो पॉइंट बेस के लिए सक्सेस होने के लिए उनके टिक बॉक्स करना पड़ता है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट 4 जनरल है इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कम से कम 40 पॉइंट्स आपने अचीव करने हैं। उसके अचीव करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले आपने जो CAS जो कैस बोलते हैं या उसको लिए अदर वर्ड यूज़ किया जाएगा तो आप कहते हैं कि इसको एक कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्टडी है, इसके 30 पॉइंट्स हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके ऑन द सब्जेक्ट टू या ऑन द बेस ऑफ योर क्वालिफिकेशन देखते हुए जब आपको यूनिवर्सिटी एक कैसेट निकालती है, इशू करती है, तो आपको 30 पॉइंट्स आपके टिक बॉक्स हो जाएंगे।
अब 10 पॉइंट्स आपके आते हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। अगर लॉ ये कहता है कि जो लोग यूके में स्टडी करने आ रहे हैं, नंबर 1 उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नंबर 2 उसके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए टू मेंटेन एटलीस्ट फॉर द 1 ईयर्स उनकी, ताकि वो गवर्नमेंट पे बोझ ना बने। अगर वो फिगर देखा जाए तो 1165 है फॉर द सेंट्रल लंदन, टाइम 9 जो कि 11,000 समथिंग बनती है। तो आपके पास कम से कम अबाउट 12,000 को इक्विवेलेंट जो मनी है, अब जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं उस करेंसी में पड़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कम से कम आपके पास 28 डेज़ का बैलेंस आपको स्टैब्लिश साथ लगाना होगा। अब 30 पॉइंट्स आपके कैश के हो गए, 10 पॉइंट्स आपके फंड्स के हो गए, और इसके बाद थर्ड आता है कि आपने आइल्ट्स एग्ज़ाम पास करना है। अब आइल्ट्स 2 जगह पे कंडीशन है। नंबर एक तो ये कि जब आप एडमिशन अप्लाई करते हो तो यूनिवर्सिटी आपको उसी वक्त कैसेट इशू करेगी या आपको एडमिशन ऑफ़र करेगी जब आपके पास सफिशिएंट स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जो स्किल्स होंगी। तो उसके लिए जो मिनिमम है अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो डिफरेंट लेकिन ग्रेजुएट के लिए वो कम से कम 5.5 बैंड होना चाहिए फ्रॉम द ईच कंपोनेंट। अब ये जो 5.5 है ये गवर्नमेंट की या यूकेबीए की रिक्वायरमेंट है, प्लस ऑन टॉप ये भी हो सकता है कि अगर यूनिवर्सिटी, लेट्स से आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं तो उस यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। पॉसिबल है कि कुछ यूनिवर्सिटी 5.5 पे एडमिशन दें और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहेंगे हमें 7 बैंड चाहिए। तो इसलिए वो थर्ड जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट कैश लेटर, नंबर 2 आपके पास फंड्स, और 3 साथ जो है कि आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 3 जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने अप्लाई करते हुए देखनी है। अब सवाल आता है कि जो बंदा पढ़ने आएगा, डिग्री फिनिश करता है, उसके बाद क्या? ऑफ कोर्स मैंने बोला कि वो पोस्ट स्टडी वर्क पे जाएगा। अब पोस्ट स्टडी वर्क की बात करते हैं तो यस, उस पर आपको किसी भी किस्म का काम करने की परमिशन है। अब जो 2 साल होंगे उसके अंदर आपके पास राइट है कि आप उस कैटेगरी से स्विच कर जाएं इधर टीयर 2 जनरल के लिए, या अगर आपको लगता कि और जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होंगी। अगर लेट्स सी आप टीयर 2 पे स्विच कर जाते हैं तो 5 साल पूरे करते हुए आप यूके में आईएल अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी हो सकती है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर आप प्रॉपरली अपने आप को जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंडीशन है, पूरी करते जाओगे तो ये एक सेटलमेंट रूट की तरफ जा सकता है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन इसी क्यों किया जा रहा है? रीज़न ये है कि जब से ब्रेग्जिट हुआ था तो ये गवर्नमेंट में एक कंसल्टेशन चल रही थी, या एडवाइजरी बोर्ड जो है कंसल्टेशन उनको रिकमेंड कर रहा था गवर्नमेंट को कि देखिए ब्रेग्जिट होगा तो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन एडमिशन बहुत कम हो रहे हैं, लिहाजा हमें कुछ ऑफ़र करना चाहिए। ओके, जिस कंट्री को भी रन करना है आपने कंपैरेटिवली देखना होगा कि अगर दूसरी और कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हों या ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूएसए हो, तो वहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ने के बाद क्या बेनिफिट मिल रहे हैं देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल ओवर तक यूरोप में ये देखा जा रहा है कि जो लोग उस एडमिशन लेते हैं, अपनी डिग्री फिनिश करते हैं, तो वहाँ पे उनको एक ग्रेस टाइम मिल जाता है। कुछ कंट्री में 18 मंथ का है, कुछ कंट्री में 12 मंथ का है, अदरवाइज़ 2 ईयर्स का जो वीज़ा है वो ऑलमोस्ट मिल रहा है, ताकि वो अपने आप को ये इस्टेब्लिश कर सकें और उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो एक सेटलमेंट रूट पे जा सकें। 12 जुलाई 2012 में जब लॉ चेंज हुए हैं उस वक्त ये कंडीशन ख़त्म हो गई। जो पहले पीएसडब्ल्यू था या टीयर 1 आया था या उसके बाद उससे पहले आईजीएस था। अब जो जुलाई 12 से लेके लास्ट 8 ईयर्स में स्टूडेंट के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी सिवाय इसके कि वो स्टडी करें, यहाँ पे आएँ और आके वीज़ा ख़त्म होने के या स्टडी ख़त्म होने के बाद उनको 1 माह का वीज़ा होता था, अपना सर्टिफिकेट पास करें एंड गो बैक एंड अप्लाई अगेन फॉर द न्यू वीज़ा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन तमाम जो व्यूवर से शेयर करने का मतलब ये है कि अगर आपके कोई अजीज़ या आपके दोस्त या आपकी फैमिली यहाँ पे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, एज़ फार एज़ उसकी इंटेंशन है पढ़ने के लिए और जहाँ पे अपने जो उनकी गेट्स हैं या एबिलिटीज़ हैं उसको इस्टेब्लिश करने के लिए है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है स्पेशल फॉर द पोस्ट स्टडी कैटेगरी का कि स्टडी करो और आपके पास 2 साल का आपको टाइम मिल जाएगा, ये बहुत पॉजिटिव है। इसलिए जो लोग पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने वे से, या अगर आप किसी को रेफरेंस करना चाहते हों या किसी भी तरीके से जो भी टूल्स ऑफ उनको एक्सेस हों या इंफॉर्मेशन लेके
इस पे उनको अगर एंटरटेन करना चाह रहे हैं या इसको वेल करना चाह रहे हैं तो जो राइट है कि ये टाइम देखा जा सकता है। बाकी तफसील में काफ़ी कुछ है कि कैश लेटर 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप वीज़ा सिर्फ 3 महीने पहले अप्लाई कर सकते हो कोर्स स्टार्ट होने से। इस तरीके से डिपेंडेंट भी आपके साथ आ सकते हैं और उनके पास क्या राइट्स होगा, ये एक एडिशनल चीज़ें हैं। लेकिन मेनली जो 3 चीज़ें बात डिस्कस की गई हैं वो नंबर 1 कैश लेटर, उसके 30 पॉइंट्स होंगे, फंड्स के आपको 10 पॉइंट्स होंगे, इंग्लिश आपको पास करना होगा और बाकी तमाम चीज़ें जो है एडिशनल देते हुए आप यहाँ पे एज ए टियर 4 स्टूडेंट के कैटेगरी में यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल चल रहा था कि क्या अब कोविड-19 की वजह से क्या फ़ेस टू फेस ट्यूशन होगी या ऑनलाइन होगी। मोस्ट यूनिवर्सिटी ने ये रिकमेंडेशन दे दी है या अनाउंस कर दिया है कि जो लोग सितंबर इनटेक्स में एडमिशन लेंगे या इस ईयर 2020 में, उनको फिज़िकली क्लासें अटेंड करने के लिए वो oblige भी करेंगे, इनकरेज भी करेंगे और उनको ऑथोराइज़ भी करेंगे। इसलिए ऑनलाइन वाला इशू नहीं होएगा। अब जो लोग एडमिशन लेंगे वो फिज़िकली जाके क्लास में अटेंड करेंगे और इस पे गवर्नमेंट काफ़ी सारी इनकरेज कर रही है। जैसे स्कूल्स के लिए कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को स्कूल में भेजें, जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशन है पूरी करते हुए बच्चों को और बड़ों को सबको ट्यूशन के लिए या इंग्लिश जो स्टडी के लिए काफ़ी इनकरेज किया जा रहा है कि इसके अंदर तमाम लोग अपनी स्टडी के लिए टाइम ज़ाया ना करें और अपने आप को इंगेज करें। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब एडमिशन होगा तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे आपकी एम्बेसी के तमाम जो ऑफिस हैं वो खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई हैं। तो जब एडमिशन होगा तो आपको राइट होगा कि आप यहाँ बोर्ड करें, अराइव करें यहाँ पे और अपनी स्टडी को कैरी ऑन करते हुए अपने फ्यूचर को यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। तो नाज़रीन लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज साहब, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी फरमाइए मैडम। जी, नंबर 1 तो ये है कि मेरे कजन हैं, वो यहाँ पे ईयू रेजिडेंट कार्ड है उनके पास, राइट, और ईयू रेजिडेंट कार्ड है उनके पास। तो वो उसकी जो है डेट है 2023 तक है। उनकी वाइफ ने अप्लाई किया था स्टेटस, तो उनको प्री सेटल्ड स्टेटस मिल गया है। ठीक, तो क्या इसको भी जरूरत है करने की स्टेटस अप्लाई? हाँ जी बिल्कुल, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें ये लॉ था कि पहले मुझे कंट्रोल से कहा जा रहा है कि ब्रेक लेने का, लेट मी ब्रेक के बाद आते हैं और आपके मैडम जो सवाल था उसका आंसर दूंगा। लेट अस टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी मैडम ने सवाल किया था कि उनके कोई फैमिली मेम्बर हैं वो यूरोपियन डिपेंडेंट हैं, यूरोपियन जो नेशनल है उसने सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर लिया है और डिपेंडेंट के लिए किया है। ऑफ कोर्स मैडम, उनको जब वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त उनको एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन 5 साल का वीज़ा मिल गया। लेकिन ब्रेग्जिट की जो टर्म्स हैं उसके साथ ये भी एक टर्म थी कि जो लोग यूरोपियन नेशनल या उनके यूरोपियन डिपेंडेंट यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास टाइम है बाय द 31 दिसंबर 2020 कि वो अपने यूके में रहते हुए सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट जो भी है ये दोनों एप्लीकेशन यहाँ पे कर लें ताकि फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूरोपियन है उसने अप्लाई कर लिया, जो आपका फैमिली में फ्रेंड्स हैं या मेंबर्स हैं जो डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन हैं उसको भी 31 दिसंबर 2020 से पहले अपने आप को प्री सेटलमेंट एप्लीकेशन करना होगी ताकि ये ना हो कि फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ जाए। तो ऑफ कोर्स आप उन्हें एडवाइस करें कि वो अप्लाई करें। दोनों ऑप्शंस हैं कि वो ऑनलाइन उनकी जो ऐप है ऐप की अप्लाई कर सकते हैं या आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं जी 13 साल से इधर आया हूँ पाकिस्तान से। ठीक। बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चों का वीज़ा 2 बेटों को और 2 बेटियों को दे दिया है, तो लेकिन मुझे अभी तक उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। और आपने इकट्ठे एप्लीकेशन की थी? इकट्ठी एक ही टाइम में एप्लीकेशन की थी, फिल्म क्लेम किया था। ओके। और बच्चों को 7 साल की बेस पे वीज़ा मिला यहाँ पे? जी, बच्चों को 7 साल के बेस पे मिला है, तो बेटियों को बच्चों के से 7 साल के बेस पे मिला है। अच्छा, आपकी कॉल का शुक्रिया। लेकिन ऐसे होता नहीं है। इसमें लॉ ये कहता है कि अगर कोई फैमिली यूके में
रहे और जहाँ बच्चा पैदा हो 7 साल का हो जाए, या अगर किसी और कंट्री से यूके में आएँ बच्चों के साथ और बच्चे यहाँ 7 साल गुजार लें और बच्चों की एज 18 साल से कम हो तो पूरी फैमिली एज ए यूनिट अप्लाई कर सकते हैं अंडर द 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी। बच्चों को 7 साल के बेस पे मिला है, लेकिन मेरे बच्चे उस वक्त ओवर 18 हो चुके थे। ओके, दोनों सूरतों में ये मैं कहूँगा कि क्योंकि आप एक फैमिली एज ए यूनिट यहाँ पे आए हो, अगर बच्चों को इस बात पे मिला है, आप आंसर सुनिए मेरे ख्याल में, नो माइंड। एक तो ऑप्शन ये होती है कि बच्चों की एज 18 साल से कम हो तो तब भी पूरी फैमिली एज ए जॉइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर बच्चों की एज 18 साल से ज़्यादा हो जाए लेकिन 25 से कम हो और आपने मोस्ट ऑफ टाइम यूके में गुजारा हो, तब भी एज ए चाइल्ड एंड एज ए डिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट्स भी सारे इकट्ठे एप्लीकेशन कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप फिर भी डिस्कस करें अपने वकील से या किसी और से, क्योंकि जब आपके बच्चों का अप्लाई किया तो अगर आपकी इकट्ठी एप्लीकेशन गई है तो आपकी एप्लीकेशन भी शुड बी कंसिडर्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि आपका क्लेम तो ये था कि हमें आए हुए यहाँ पे 12 साल या 10 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमने अपने आप को फाइनेंशियली, फिजिकली, इकोनॉमिकली यहाँ पे मैंने और मेरे बच्चों ने एज ए फैमिली अपने आप को सोशल कंट्री इस यूके के अंदर सोशली, इकोनॉमिकली यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है और अब वापस जाके हमारे कंट्री में रीसेटल हमारे हार्ड है। ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चों को ग्रांट कर दें और आपको वीज़ा ग्रांट ना करें। अब ये देखना है कि अगर आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो रीज़न क्या बताइए, या अगर बच्चों को उन्हें ग्रांट कर दिया और आपके भी केस को पेंडिंग किया तो वो क्या मांग रहे हैं आपसे। आइडियली ये जॉइंट एप्लीकेशन होनी चाहिए थी, अगर जॉइंट हुई है तो इसका डिसीजन भी जॉइंट आना चाहिए था। अगर आप समझते हो कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसने बच्चों की एप्लीकेशन को कंसिडर कर लिया और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर मेरे ख्याल में आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, आप चेक कर लें। अगर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ हुए 90 डेज़ नहीं हुए तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल करते होगे, अगर उसको भी कंसिडर नहीं करते होम ऑफिस तो आपके पास राइट है कि उसमें GR में जाए। आपका क्लेम वेरी आर्गुएबल है ऑन इस पॉइंट पे कि हमने एप्लीकेशन इकट्ठी की है, बच्चों को ग्रांट कर दिया, पेरेंट्स को रिफ्यूज़ कर दिया। अगर पेंडिंग है तो एनीवे डिफरेंट इशू, लेकिन अगर रिफ्यूज़ हुई है तो देन आपको इसको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन करोगे तो फिर जो रिफ्यूज़ल अभी लगाया है वो सेम दोबारा पुट किया जा सकता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम या मनी, आप चेक कर लें कि आपका स्टेटस क्या है, उस तरीके से आप अपने वकील से डिस्कस करते हुए या सेकंड ओपिनियन लेते हुए आप इस पर एक्शन करें। आप बिलीव के फैमिली को मिला है, आपको वीज़ा यहाँ मिलना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं इस वक्त। हेलो, आप टीवी बंद कर दें, सिर्फ फोन पे बात करें। मेरे भाई सवाल क्या आपका? अच्छा हेलो जी मैं इमरान बोल रहा हूँ प्रेस्टन से। राइट। ओह अच्छा, एक मिनट, आप टीवी मेरे भाई बंद करें, फोन पे बात करें। क्या सवाल आपका? जी एक मिनट। मैं ये बोल रहा था क्योंकि मेरा साला है तो इनसे उसने वीजा अप्लाई किया स्टूडेंट के लिए, तो उसका वीजा रिफ्यूज हुआ है। उसकी रीजन उन्होंने दी है उसको कि वो उससे ना गलती से सवाल क्या बोला कि गलती से उसने जब एप्लीकेशन की फॉर्म फिल किया था तो उसने बताया था कि उसके रिलेटिव नहीं है, लेकिन जब उसका इंटरव्यू आया, उसका एडमिशन हो गया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। ओके, मैं आपका सवाल समझ गया मेरे भाई। आप आंसर सुन टीवी के ऊपर प्लीज। थैंक यू। देखिए मेरे भाई, आप ये कहते हो, मुझे सवाल समझ लग गया, आप टीवी पे आंसर सुनिए मेरे भाई, समझ आ गई मुझे। अच्छा, अब आप कहते हो कि आपके फैमिली मेंबर ने या आपके भाई ने या आपके कज़न ने किसी ने यहाँ यूके के अंदर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया, वो इस बात पे रिफ्यूज़ हो गया कि जब उसने एप्लीकेशन फिल की थी तो बोला मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। अब इंटरव्यू में उसके जो क्वेश्चन हैं वो कंट्राडिक्शन हो गए हैं, उनमें डिफरेंट आ गए हैं। अब देखिए, होम ऑफिस के पास राइट है इस बात के ऊपर कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते या किसी आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हाइड करते हो, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी चीज़ को डिस्क्लोज ना करने से भी
आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है, वेदर द एप्लीकेशन फॉर द Tier 2 स्टूडेंट या वर्क परमिट या आप स्पाउस वीज़े पे आते हो। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट ये होती है कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो प्लीज़ एक्सप्लेन करें, इवन किसी को हाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका केस बड़ा सिंपल था कि आप स्टडी करना आ रहे हो। अगर आपके पास कैश था, इंग्लिश आपके पास थी, फंड्स आपके पास हैं, तो इसमें छुपाने वाली क्या ज़रूरत पड़ी थी फैमिली को। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप ये वन पॉइंट पे आप ये कहते हो कि आप स्टूडेंट हो, पढ़ने आ रहे हो, फॉर्म आपने प्रॉपरली इसको रीड किया है और आंसर कुछ डिफरेंट दे रहे हो। अब ये कोई आर्गुएबल नहीं है कि आप बोलो कि मुझे पता नहीं चला, मैंने गौर से पढ़ा नहीं, मुझे एजेंट ने बता दिया, मुझे एडवाइज़र ने बता दिया। दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल आर्गूमेंट्स और ये रीज़न बनती नहीं है। इसलिए अब ये देखें कि क्या जो आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो कितनी की सीरियस है। अब दो सवाल आपके बनते हैं, क्या आप इसको मैटर को कोर्ट में लेके जा सकते हो या इसको हम कैसे इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, जो भी लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे ये फुल राइट ऑफ अपील नहीं होगा ऑन द रिफ्यूज़ल लेटर। सिर्फ आपके पास है एडमिन रिव्यू करें, अगर एडमिन से आप हैप्पी नहीं होते यार से तो देन आप गो फॉर द GR। लेकिन आप फर्स्ट से भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे मिस्टेक हो गई, पहले मैंने नहीं बताया और इंटरव्यू मैंने बता दिया, तो फिर इसमें थिंक एडमिन रिव्यू और GR बनता नहीं है। इससे मच बेटर होगा कि अगर आपको यूनिवर्सिटी दोबारा कैसेट इशू करती है, क्योंकि पहला कैस यूजेबल नहीं होगा, दोबारा करती है, फ्रेश एप्लीकेशन करते हो और साथ एक्सप्लेन कर दो कि हमसे ये ओवरलुक हो गया, मिस्टेक हो गई, लेकिन फैक्चुअल ये चीज़ें हैं, ताकि अगर दोबारा आपका इंटरव्यू हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए बहुत सोच समझ के कहते हैं कि जब आप एप्लीकेशन करें आप मेक श्योर कर लें कि आप प्रॉपर या 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप खुद इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो या खुद केस को पुट कर सकते हो। अदरवाइज ऑलवेज टेक अ लीगल एडवाइस या किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आप हायर कर लें ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। यस बॉस। जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम गुल भाई, मेरा सवाल है दो, एक तो मेरा सवाल और एक मेरा कज़न है टर्की में, उनके लिए है। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास जो स्टेटस है यहाँ पे वो रेफ्यूजी सेटलमेंट है, राइट? ठीक है। और मैंने जो है वो होम ऑफिस को अप्लाई किया था ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी ने मेरा जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल करके और फिर आप सवाल क्या है आपका? सवाल क्या मेरे भाई आपका? और सॉरी, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि अगर मैंने अभी अप्लाई किया है, खुदा न खास्ता अगर वो रिफ्यूज कर दें मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने से, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं ट्रैवल कर सकूं? आपने कहाँ जाना है मेरे भाई, कहाँ जाना आपने? मुझे टर्की जाना है अपने कजन के पास। कजन के पास, ओके। और सवाल क्या आपका? स्पेशल सिर्फ टर्की के लिए, बेशक मुझे बॉन्ड करके दे दो, मैं पास होके आ जाऊंगा। ओके, सेकंड सवाल। और दूसरा सवाल मेरा का है, वो टर्की में ही है, उसके पास जो है टर्की की नेशनैलिटी है, तो वो कह रहा था क्या हमारे पासपोर्ट पे जो है कुछ यहाँ पे रेजिडेंस परमिट में कोई आसानी है टर्किश पासपोर्ट पे, या रिक्वायरमेंट सेम? ओके, पहला सवाल तो भाई आपने, आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है, आपने प्लान किया कि आपने किसी और कंट्री में जाना है अपार्ट फ्रॉम योर कंट्री ऑफ योर बॉर्न या डोमिसाइल जो आपका है, तो यस आपके पास राइट, आपने अच्छा किया कि आपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मोस्ट लाइकली आपको ग्रांट होने चाहिए। द रीज़न इज़ कि आपकी जो इंटेंशन है वो बड़ी फेयर है कि आप अपने कंट्री में, आपकी लाइफ को ख़तरा है परसिक्यूशन का, आप चाहते हो किसी और कंट्री में सैर करने के लिए, कज़न आपके रहते हैं, वो आपको अकोमोडेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपके पास फंड्स हैं, आपको अलाउ किया जाए, ये आपको मिल जाना चाहिए। बस इसमें एक ही शर्त होती है कि आपने एम्बेसी जाना होता है अपने कंट्री की, वहाँ जाके बोलो मुझे पासपोर्ट दें, अगर उन्होंने नहीं दिया और लेटर वो साल लगाना होता है, ताकि ये आप इस्टेब्लिश कर सको कि मैंने ट्राई किया अपना पासपोर्ट बनाने की, लेकिन एम्बेसी मेरा पासपोर्ट नहीं बना रही, ऑन द बेस ऑफ के नॉन अवेलेबल या जो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही मेरी पासपोर्ट की एप्लीकेशन, इस बेस पे मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएँ ताकि मैं एक स्पेसिफिक या शॉर्ट टाइम के लिए कज़न को मिल के वापस आ जाऊँ।
ये तो आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वेट करें, मुझे लगता है कि आपको भी ये ग्रांट हो जाएगा। अब सेकंड सवाल आपके कज़न का था, ये वो इटली में रहता हो या जर्मनी में रहता हो या किसी भी यूरोप के कंट्री में कोई रह रहा है और उसके पास उस कंट्री की नेशनलिटी है, तो उनके पास राइट है कि वो यूरोप के किसी भी कंट्री में और अब अप टू द दिसंबर तक यूके में भी आके अगर वो अपने आप को यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। कोई प्रायोरिटी, कोई सुपरियरिटी नहीं है। तमाम यूरोपियन कंट्री के जो नेशनल के लिए सेम रूल्स है। अगर वो यूके में यहाँ पे आते हैं बिफोर द 31 दिसंबर, यहाँ पे रहते हुए अपने आप को काम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट वाले एप्लीकेशन के रूट में जा सकते हैं। इसलिए कोई इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 मेरे भाई, लाइव जी सवाल। आप टीवी बंद कर दें, सिर्फ फोन पे बात करें सर। मैं जिदा काम कोरोना ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਥੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਡਿਊ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਦੋਂ ਡਿਊ ਆ? ਇਹ ਕਿਤਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕਦੋਂ ਡਿਊ ਆ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ। ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਟੈਕਸ ਟੂਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ कहता ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਮਿਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੈਂਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਫੀਨਿਟ ਲੱਗਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਦੋਂ ਡਿਊ ਆ? ਕਦੋਂ ਡਿਊ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਡਿਊ ਆ? अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि आप साथ टीवी देख रहे हैं और थैंक यू कि आप बेबीसिटिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन अब देखें, आपका सवाल जो है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, आपकी वाइफ को यहाँ पे आई, उनके स्पाउस वीज़ा मिला हुआ है, यहाँ से लिया या फ़ौरन से लेके आई हैं। अब उनका इंडेफिनिट ड्यू है एनी टाइम, जो भी टाइम होगा। तो अब आपका सवाल है कि हम कैसे अप्लाई करें। पहली बात तो ये है कि लॉ ये कहता है कि जो लोग यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल होंगे वो 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट के वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हों। उनमें नंबर मेनली फर्स्ट ये आएगा कि आपके पास आपने लाइफ इंजरी टेस्ट पास कर लिया, B1 एग्ज़ाम पास कर लिया, और थर्ड ये है कि आप दोनों की जो इनकम है वो 18,600 है एटलीस्ट फॉर लास्ट 12 मंथ की। अब आप कहते हो कि कोरोना आया था, वो मार्च में आया, उसके बाद मसला बना। आप चेक कर लें कि जब भी आपका 5 साल पूरे हो रहे हैं या वीज़ा एक्सपायर होने से 28 डेज से पहले आपने लास्ट 12 मंथ में चेक करना है कि आपकी इनकम, वेदर यू आर सेल्फ एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय, वो दोनों की मिला के जो इनकम 18 साल अगर पूरी हो रही है तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप अपनी वाइफ की इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन अगर गॉड फॉरबिड कि अगर ये नहीं होती तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर मुझे लगता है कि शायद वो आपको एक्सटेंशन दे दें, वो आपको 10 साल के रूट में डाल देंगे, लेकिन यहाँ से उसको वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, बट उनको फिर वो 10 साल के रूट में डाल सकते हैं। ये देख लें कि आप कहाँ फॉल करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। हेलो जी मैडम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी जी। तो मेरे ना 2 क्वेश्चन है प्लीज। हम लोग यहाँ पर जब आए थे तो 7 ईयर बेस पे हमें ना वीजा मिला है। 2 बच्चे मेरे यहाँ पर पैदा हुए हैं और 2 बच्चे लेकर आए थे हम लोग। राइट। तो एक बेटा मेरा तकरीबन 8 से 9 साल का था, एक बेटा मेरा 6-6.5 साल का था। ठीक। तो वीजा तो हम सबको मिल गया और 5 साल हो गए लीव टू रिमेन। मगर मेरे ना क्वेश्चन ये है कि जो मेरा बड़ा बेटा है अभी तक तकरीबन 23 का हो गया है ना, तो मुझे अगर उसकी शादी करनी है, जैसे अगर हम यूके के बाहर से अगर लड़की लेकर आते हैं तो उसका
उसका वीजा लगेगा कि नहीं, जैसे स्पाउस वीजा वगैरह होता है। ठीक। और अगर नहीं लगेगा, जैसे हम सोचते हैं कि उसकी लाइफ तो यहाँ पर तकरीबन उसको 15 ईयर हो गए, तो अगर हम उसका इंडेफिनेट अप्लाई करें, क्योंकि अभी 5 ईयर रहते हैं हमारे लीव टू रिमेन के, और 2.5 साल की जो स्टे है। जी जी। तो मुझे उसके बारे में आपसे ये 2 क्वेश्चन है मेरे, कि शादी का अगर हम लेकर आते हैं, और दूसरा अगर हम उसका इंडेफिनेट अप्लाई करके क्या उसको वीजा मिलेगा या नहीं। मैडम आप टीवी पे आंसर सुनिए। ओके, पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्योंकि आपको वीज़ा मिला ही 10 ईयर्स का है, क्योंकि आपके जो बच्चा है या बेटा है वो यहाँ पैदा नहीं हुआ, उसका लॉ ये था कि उसने यहाँ पे मोस्ट टाइम यहाँ पे गुजारा 18 साल से कम थी, इसलिए उसको यहाँ पे 10 साल के रूप में वीज़ा मिल गया। अब उसको इंडेफिनिट के लिए ही मस्ट हैव टू बी कंप्लीट 10 ईयर्स इन द यूके, तो उससे पहले अनफॉर्चुनेटली मुझे नज़र नहीं आता कि उसको इंडेफिनिट मिलेगा। तो लिहाजा इस पे ये तो ऑप्शन हमारे पास क्लोज़ है। आप वेट करें, 10 साल पूरे करने के बाद वो इंडेफिनिट अप्लाई करेगा और उसके बाद नेशनलिटी, लेकिन उससे पहले वाली ऑप्शन नहीं है। ठीक। अब सेकंड सवाल ये आता है कि अब आपके बेटे के पास यहाँ पे डिस्कशन लीव है, क्या डिस्कशन लीव वाले अपने किसी को डिपेंडेंट बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते? पहली बात तो अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि आपके बेटे के पास जो स्टेटस है ये एक डिस्क्रिशन है, ये कोई अंडर द इमिग्रेशन रूल्स नहीं है या बाय लॉ नहीं है। अब गवर्नमेंट ने अपनी चॉइस से एक इनको ये रेमेडी दी है, ये एक रिलीफ दिया है कि आपने इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया, लिहाजा हम आपको यहाँ पे स्टेटस देते हैं और अपने 10 ईयर्स पूरे करते हुए आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हो। अब अगर इनके डिपेंडेंट को वीज़ा अप्लाई करेगा, अब वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बेस पे हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इट विल बी वेरी हार्ड टू विन या आर्गू करना कि एक बंदे के पास पहले डिस्कशन लीव है और वो इस डिस्कशन लीव के ऊपर किसी को अपनी लीव पे किसी को कॉल कर सकता कि नहीं कर सकता, ये काफ़ी आर्गुएबल केस हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। नंबर 1, अंडर इमिग्रेशन रूल्स क्वालिफाइड नहीं करते। नंबर 2, ये बड़ा मुश्किल होगा इस्टेब्लिश करना कि ये पहले डिपेंड आप खुद डिस्कशन लीव के ऊपर हैं, एज 23 ईयर्स है और उसके बाद ये किसी और को स्पॉन्सर करने जा रहे हैं और उसके साथ ये अपनी लीव किसी को पास ऑन कर सकें, इनके पास ये राइट नहीं होगा। सो इसलिए जो आपका सवाल अर्ली इंडेफिनिट हो नहीं सकता और इसके ऊपर अगर आप लेंगे तो रिस्क लेंगे। मेरा ख्याल है मोस्ट लाइक मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ कि आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कैसे हालात हों ट्राई करना बेस्ट, अदरवाइज इन माई अंडरस्टैंडिंग अंडर द इमिग्रेशन रूल्स हम क्वालिफाइड नहीं करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गुल भाई, मैंने अभी आपसे कॉल पे बात हुई थी जी जी। तो मेरे सवाल का तो जवाब मुझे सही मिल गया था, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के मतलब। और दूसरा जो मेरे कजन का सवाल था वो मेरा ख्याल है मैं समझा नहीं पाया या आप समझे नहीं। वो यूरोपीय में नहीं रहते, वो टर्की में रहते हैं, तो कहते टर्की में कोई अनकरा एग्रीमेंट के मतलब के तहत जो है यूके में आपको रेजिडेंस परमिट या कोई वर्क वो अपना बिजनेस के लिए कोई सहूलतें मिलती हैं या नहीं, उसके बारे में मुझे मालूमात करनी थी। टर्किश नेशनल है वो। ठीक, मेरा ख्याल शायद सॉरी मैं इस पर ज़्यादा एडवाइस नहीं कर सकता, ये अनकरा के बारे जो एग्रीमेंट है इसमें मुझे ज़्यादा इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। बट फिर जो सवाल फिर अभी आपका उसमें एम्बिगुइटी है या अभी क्वेश्चन मार्क है, ये अनकरा जो एग्रीमेंट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। ये एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत जो लोग यहाँ पे आते हैं उनके लिए डिफरेंट स्टेटस है, ये मोस्ट लाइकली रिफ्यूजी स्टेटस वालों को डील हो रहा है, लेकिन कोई स्पेशल डिस्काउंट या फेवर्स नहीं है। लेकिन अगेन किसी बंदे ने आना हो तो डिपेंड करता है, ये ऑलवेज इमिग्रेशन की हम ये एडवाइस करते हैं कि जो ऑप्शन है डिस्कस नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जो बंदा अप्लाई करना चाह रहा है उसकी क्या इंटेंशन है, वो किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाह रहा है, क्या आपका कज़न उस कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता, क्या वो अंडर उस एग्रीमेंट में उसमें वो सूटेबल होगी एप्लीकेशन कि नहीं होगी, ये आपका सवाल होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप किसी वकील को मिलें, किसी सोलिसिटर को, ताकि वो आपको बेहतर एडवाइस कर सके, या फिज़िकली ताकि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो फिर एक अच्छी एडवाइस हो सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए। ओके सर, मेरा क्वेश्चन था कि मैं फादर रूट पे हूँ, 10 इयर्स रूट है मेरा। मैं ब्रिटिश बेटे का बाप हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि मैं किस बेसिस पे 10 ईयर रूट से 5 ईयर रूट पे आ सकता हूँ। ओके, और ये वीज़ा कब मिला आपको मेरे भाई? 10 साल वाला?
जी, ये कब वीज़ा मिला है आपको, ये 10 साल की बेस वाला? ये वीज़ा मुझे मिला है ऑन द बेस ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, और ये वीज़ा मुझे 2 इयर्स बैक मिला है, और अभी मैंने रीन्यू कराना है ये वीज़ा नेक्स्ट ईयर सितंबर में। ठीक। अच्छा, क्या होता है कि अगर किसी को एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश चाइल्ड या ब्रिटिश फैमिली या ब्रिटिश स्पाउस या ब्रिटिश पार्टनर या ब्रिटिश वाइफ, अगर किसी को 10 ईयर्स के रूट पे यहाँ पे वीज़ा मिलता है, जो डिस्कशन लीव मिलती है, वो डाइडासी की 10 साल पूरी करते हुए उसने इंडेफिनिट अप्लाई करना हो, तो उसके पास राइट है कि वो 10 ईयर्स रूट के ऊपर से स्विच करके 5 ईयर्स रूट के ऊपर चला जाए, सब्जेक्ट टू वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरा करता हो। मैं 2 सिनेरियो इसमें डिस्कस करता हूँ। लेट्स से अगर किसी बंदे का कोई वाइफ या पार्टनर ब्रिटिश नेशनल है और उसके पास यहाँ पे वीज़ा नहीं है और उसको यहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा मिल गया, सब्जेक्ट टू के मैडम एक्सपेक्टेड हैं या बच्चा है कि इनको यहाँ पे 10 साल की रूट के अंदर वीज़ा मिल जाए, तो वो जब 10 साल की वीज़ा मिल जाए तो उसके पास राइट है वो 10 साल से 5 साल पे जा सकता है, सब्जेक्ट टू के रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हो। ये बहुत सारे केसेस में ये केस पॉजिटिव निकलते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि जब आपको वीज़ा मिल जाता है 10 साल का, आपके पास इनकम इस्टेब्लिश करनी है, इंग्लिश पास करनी है, रिलेशनशिप आपका इस्टेब्लिश पहले ऑलरेडी हो चुका है, और जो सबसे मेन इशू आपको हर्डल्स आ रही थी वो आपके पास लीगल स्टेटस नहीं था। लीगल स्टेटस आ गया, 6 माह के अंदर अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, अप्लाई करें, और 5-10 साल के रूट से आप 5 साल रूट के चले जाते हैं। अब सेकंड सिनेरियो आता है कि बच्चा ब्रिटिश है, उसकी बेस पे बाप को मिला वीज़ा। अब सवाल क्या कि क्या आप इंग्लिश क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, आपके पास इनकम पूरी हो रही है और आपके बाकी तमाम चीज़ें पूरी कर रहे हो, तो आप भी इस केस को भी उसमें स्विच कर सकते हैं। अब लकीली आपके केस में क्या है कि आपका वीज़ा ड्यू है, 6 मंथ रहते हैं। अगर आप तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करें तो उस वक्त आप टिक कर लें कि यू हैव इंटेंशन टू मेक द एप्लीकेशन अंडर द 5 years रूट इंस्टेड ऑफ 10 years, एज़ फार एज अगर आपकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी हो रही हुई। अब होगा क्या, मोस्ट लाइकली आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, आप टिक बॉक्स कर लें तो आपको 10 साल के बजाय 5 साल के रूट में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये जो 5 साल होंगे, जब अब नया वीज़ा मिलेगा उस वक्त से काउंट होंगे। इसका मतलब जो 2.5 साल आपने गुजार लिए या 2 साल गुजार लिए, ये आपके काउंट नहीं होंगे। और ऑन अदर हैंड फ़ायदा क्या हुआ आपको कि अगर अल्लाह ना करे आपकी एप्लीकेशन 5 साल पे वो एक्सेप्ट नहीं करते और बाकी अगर चीज़ें पूरी हैं तो वो आपको एक ऑप्शन देंगे या आपको लेटर लिखेंगे या ईमेल करेंगे या वो डिसाइड करेंगे कि आप 10 साल से 5 साल के लिए क्वालिफाइड नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपने ये आपके पास जो आपकी तमाम जो सर्कमस्टांसिस हैं वो उसको कंसिडर करते हुए हम आपको फिर डिस्कशन लीव दे रहे हैं, तो जो फ़ीस वगैरह लगाओगे वो आपकी ज़ाया नहीं होगी और फिर आपको 2.5 साल की 3 एक्सटेंशन पूरी करते हुए आपको इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपके पास राइट है, डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी कर लें। जब आपकी एक्सटेंशन ड्यू हो तो उस वक्त अगर आप तमाम चीज़ें मुकम्मल हुई तो यस आपके पास राइट है कि 10 साल के बजाय 5 साल के रूट को आप ऑप्ट कर सकते हो। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी फरमाइए, मेरे ख्याल आप टीवी देख रहे हैं मेरे भाई, अब लाइव हैं, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, नकी बात कर रहा हूँ। क्विकली सवाल करता हूँ कि मेरा भाई बेसिकली आया था लास्ट ईयर, उसने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके तो वो पाकिस्तान चला गया अभी रिसेंटली इसी महीने, क्योंकि उसको दोबारा एडमिशन मिलना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वो दोबारा उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था। तो सवाल मेरा ये कि वो अभी अगर दोबारा एडमिशन ले दिसंबर सेशन में या जो भी जो कमिंग सेशन हो जाएगा, क्या वो उस कैटेगरी में फॉल करेगा कि जो उसको PSW वो जो पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाएगा, और क्या उसको दोबारा आइलेट्स करना पड़ेगा? जी मेरे भाई थैंक यू। जी बिल्कुल सेम आंसर कि जो लोग आपने पहले 1 डिग्री की है, ग्रेजुएशन की है या अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया था, आप 3 साल के लिए पढ़ने आए थे, 5 साल के लिए स्टडी करने आए थे, जो भी आपने पास्ट में स्टडी की है उसको इसके साथ लिंक नहीं कर सकते। आपने पहले अंडर ग्रेजुएट किया, डिग्री फिनिश की, वापस चले गए, मास्टर करने आए थे, मास्टर किया, फिनिश किया, वापस चले गए विद इन टाइम। आप एक नया एडमिशन लेके नए कोर्स के लिए एक नई कैटेगरी में आते हो, आप बेसिकली Tier 4 जनरल स्टूडेंट के वीज़े पे आओगे। सितंबर अक्टूबर इनटेक्स आपकी होगी,
लॉ ये कहता है कि जो लोग सितंबर अक्टूबर की इंटेक्स में एडमिशन लेंगे यूके में, ऑन द कंप्लीशन ऑफ हिज और हर स्टडी दे हैव अ राइट टू बी स्विच फ्रॉम Tier 4 टू पोस्ट स्टडी वर्क। तो आपके भाई जब आ रहे हैं तो कि ये नए वीज़े के आ रहे हैं, ये पुराने वीज़े पे नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने 2 साल पास कर लिए, लेट्स से अगर किसी बंदे ने ऑलरेडी स्टडी कर रहा है और दिसंबर में फिनिश करता है, शायद नहीं, वो मोस्ट लाइकली वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। लेकिन आपका भाई एडमिशन ही सितंबर अक्टूबर के इंटेक्स में ले रहा है, फ्रेश वीज़ा लेके आ रहा है, कंप्लीशन करेगा स्टडी नेक्स्ट जून जुलाई में, तो उसके पास राइट होगा कि वो पोस्ट स्टडी वर्क के लिए क्वालिफाइड करे। तो इसलिए आपके पास राइट है कि आप एडमिशन लें और अप्लाई करें, और बेस्ट फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर कॉल। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए मैडम, आप लाइव हैं, आपका सवाल क्या है? जी जी मैंने पता करना था, मेरी सिस्टर है, उसकी एज अभी दिसंबर में 10 साल हो जाएगी, तो उसके पास इंडेफिनेट है, तो उसको 10 साल हो यहाँ पे, तो उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज क्या है मैडम? 13 ईयर। 13 ईयर्स। तो सवाल क्या फिर आपका? 13 साल। सॉरी, आपका सवाल क्या है मैडम फिर? जी उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अम्मी अबू दोनों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है। ठीक 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 ठीक। अगर आप ये 2 चीज़ें देखें, सबसे पहली बात ये है कि उनको इंडेफिनेट कैसे मिला था, फिर इसका मतलब हुआ मैडम आपकी सिस्टर को इंडेफिनेट कैसे मिला उनको था? अपने फादर के जरिए। मेरे अबू के पास इंडेफिनेट थी ना, तो उसको उसकी वजह से इंडेफिनेट मिला है, लेकिन अबू के पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, वो बोन यहाँ की नहीं है, बोन पाकिस्तान की है। उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई क्या रूल है? अच्छा, अब ये होता है कि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी दफ़ा, और हमें भी काफ़ी इसको डीपली स्टडी करना पड़ता है समटाइम्स। अगर तो वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश नेशनल, और बच्चा यहाँ पैदा नहीं हुआ, फॉरेन में पैदा हुआ, यहाँ पे आ गया, उसको इंडेफिनेट मिल गया और बच्चे को क्वालिफाइड करता है नेशनलिटी के लिए। एक और सिनेरियो ये है कि बच्चा यूके में पैदा हुआ, वन ऑफ द पेरेंट्स गॉट इंडेफिनेट, बच्चे के पास राइट है कि वो स्विच कर सकता है, फॉर नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। अब कुछ केसेस में देखने में आया है कि अगर दोनों पेरेंट्स के पास नेशनलिटी नहीं है, बच्चा यूके में पैदा नहीं हुआ लेकिन उसको इंडेफिनेट मिल गया, तो होम ऑफिस, क्योंकि जो नेशनलिटी है ये डिस्कशन पार है गवर्नमेंट की या होम ऑफिस की, लेकिन उसके बावजूद अगर वन ऑफ द पेरेंट्स सेटलमेंट भी है तो एप्लीकेशन करने में हर्ज नहीं है। बट कुछ केसेस में आके देखा है कि वो कहते हैं कि फैमिली के पास नन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ ब्रिटिश नेशनल, आप यूके में पैदा नहीं हुए, लिहाजा आपकी नेशनलिटी के लिए प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप किसी भी लोकल सॉलिसिटर के पास चले जाएं, किसको डिस्कस करें, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, और अगेन 2 के दर डिस्कशन है गवर्नमेंट की या होम ऑफिस की, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि वन ऑफ द पेरेंट्स हैव इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि वो अंडर 18 है, उसको लाइफ इन यूके B1 रिक्वायर्ड नहीं है। लाइफ इन यूके मस्ट है उन लोगों के लिए जो 18 साल से अबव हों लेकिन 65 से कम हों, इसलिए जो बाकी को रिक्वायरमेंट नहीं है, स्वाय इसकी फ़ीस लगा के एप्लीकेशन सबमिट करें, ताकि देखें कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कौन क्या रिजल्ट लेती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बात आज स्टार्ट किया था Tier 4 स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि जी काफ़ी सारे सवाल थे कि नंबर 1 क्या एडमिशन हो रहे हैं? यस, सितंबर इनटेक में एडमिशन होना शुरू हो गए। नंबर 2 कि जो लोग यहाँ अभी पढ़ने आएंगे वो स्टडी करेंगे, उनके पास इंसेंटिव क्या होगा? उनको अपनी डिग्री फिनिश करने के बाद उनके पास पोस्ट स्टडी वर्क के लिए 2 साल की जो यहाँ पे वीज़ा मिलेगा, जिसमें वो काम कर सकते हैं, और उसके बाद वो पोस्ट स्टडी वर्क से स्विच कर सकते हैं फॉर द सेटलमेंट रूट, जो कि Tier 2 भी हो सकता है और कोई और एनी अदर कैटेगरी। तो इसलिए जो लोग यहाँ पे भी पढ़ने आना चाहते हैं उनके पास राइट है। उसके लिए आपसे मस्ट ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपको यूनिवर्सिटी से कैश लेना पड़ता है, और कैश लेने के लिए आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास सफिशिएंट इंग्लिश नॉलेज है या सर्टिफिकेट है, विच इज़ नॉर्मली 5.5 रिक्वायर्ड है फ्रॉम द इन IELTS फ्रॉम ईच कंपोनेंट, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो चारों कंपोनेंट में कम से कम 5.5 बैंड होने चाहिए, और उसके बाद आपके पास फ़ंड्स होने चाहिए।
जो कि कम अज़ कम साल के फंड्स का वो ये रिक्वायरमेंट है कि 11,385 समथिंग लंदन। अगर आप आउट ऑफ लंदन हैं तो वो मेरा ख्याल शायद 9,135 पाउंड्स है। इसी तरीके से आप अपने डिपेंडेंट को, अपने पार्टनर को यहाँ पे साथ लेके आ सकती हो। उसके लिए भी जो मेंटेनेंस फ़ंड दिखाने पड़ते हैं, उसको इंग्लिश पास नहीं करनी पड़ती, वो साथ भी अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए भी जो अगर लंदन में है तो 7,605 पाउंड शो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका आउट ऑफ लंदन हो तो आपको तकरीबन मेरे 6,120 पाउंड एज ए डिपेंडेंट भी, वो भी 28 डेज़ का फ़ंड शो करना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें, आपके पास यूनिवर्सिटी का कैश लेटर, एडमिशन लेटर हो, आपके पास फ़ंड्स हों, आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट हो, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और अपने आप को यहाँ से फ्यूचर बनाने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यूके के अंदर। नाज़रीन, आपकी कॉल का तमाम के कॉल्स का शुक्रिया। जिन लोगों ने लाइव देखा या आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।